बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और मैं आपको बताऊं, इस तरह के जो सर्किट्स है वो आपको हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दिखेगा, बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएगा। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जाम, इनकी अपनी खुद की एनर्जी इतनी ज्यादा है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में है बेटा, ये ब्रेकडाउन का काम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, राइट। हाय एवरीवन, एनसीईआरटी वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र पांडे, आपका अपना फिजिक्स एजुकेटर। उम्मीद करता हूं आप सभी की दिवाली बहुत ही खुशियों भरी रही होगी, है ना। आप सभी ने खूब एंजॉय किया होगा और अब फिर से टाइम आ गया है जी तोड़ मेहनत करने का, क्योंकि बोर्ड एग्जाम एकदम हम लोग के सर पर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सभी लोग अब खूब एंजॉयमेंट करने के बाद एकदम एक प्रॉमिस करिए खुद से भी और मुझसे भी कि आप सभी लोग एकदम जी तोड़ मेहनत करने वाले हैं इस आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। और मैं भी आ गया हूं माइंड मैप सीरीज में एकदम लास्ट चैप्टर लेकर के, जिसका नाम है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इस चैप्टर में हम लोग इस पूरे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और मैं आपको बताऊं 7 मार्क्स का इस चैप्टर से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ये वाला लेक्चर बहुत ही ज्यादा प्यारा होने वाला है और आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर भी होने वाला है। तो आइए अपने आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, किसी भी सॉलिड में एनर्जी बैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर के टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं उनकी भी बात हम लोग करेंगे। साथ ही साथ सेमीकंडक्टर डायोड, जो कि पीएन जंक्शन डायोड है, जो हमारे सिलेबस में है, जिससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन आएगा, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, और साथ ही साथ पीएन जंक्शन डायोड का फंक्शन एज अ रेक्टिफायर, ये भी एक श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में 100% आएगा। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आने वाली है। 7 मार्क्स बेटा काफी ज्यादा होता है, यानी 70 का 10% आपके जो जितने भी चैप्टर्स हैं ना, उसमें से ये 10% आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है। तो एक इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले बात करते हैं, सर ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है ना, और इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग सर क्या पढ़ने वाले हैं बेटा। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन को कंट्रोल्ड वे में मूव कराया जाता है तो उसकी स्टडी करना ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहलाता है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक नाम में ही इलेक्ट्रॉन है, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो का ही सारा खेल यहां पर होता है। सो अ डिवाइस हुज फंक्शनिंग इज बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कोई भी ऐसा डिवाइस जिसमें इलेक्ट्रॉन कंट्रोल्ड वे में फ्लो हो रहा हो, उसी को आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का नाम देते हो। सम ऑफ द प्रेजेंट डे मोस्ट कॉमन सच डिवाइसेस इंक्लूड अ सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड, यानी ये उसी पीएन जंक्शन डायोड की बात हो रही है। तो पीएन जंक्शन डायोड खूब यूज होता है, ठीक है। ट्रांजिस्टर हालांकि अपने सिलेबस से हट गया है, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर, लेकिन वो भी जो है वो सेमीकंडक्टर का एक पार्ट है। इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको आप आईसी बोलते हो ना, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ये भी किसी भी सर्किट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। और मैं आपको बताऊं, इस तरह के जो सर्किट्स है वो आपको हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दिखेगा, चाहे एलईडी बल्ब हो, चाहे आपका ये रिमोट हो, कोई सा भी रिमोट हो, आपका कंप्यूटर हो, मदरबोर्ड हो, सभी में ये आईसी आपको देखने को मिलेगा, डायोड्स आपको मिलेंगे, ट्रांजिस्टर्स का यूज उसमें मिल रहा होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो जाता है फिजिक्स का। The related branch in which we study the functioning and use of such devices is called electronics। यानी कि फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम इसकी स्टडी करते हैं, उसी ब्रांच का नाम मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, एनर्जी बैंड्स की बात करते हैं। भाई, किसी भी सॉलिड में एनर्जी बैंड्स क्या होते हैं, कितने तरह के एनर्जी बैंड्स हैं। देखो, जब कोई एक सिंगल आइसोलेटेड एटम होता है तो उस एटम का अपना एनर्जी लेवल्स होते हैं। वो एनर्जी लेवल्स हम लोग पढ़ चुके हैं। हर एक सर्टेन एनर्जी लेवल पर कितनी एनर्जी उसके पास है, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। भाई -13.6 बाई एन स्क्वायर, राइट। ये सब चीजें हम लोगों ने पिछले चैप्टर्स में पढ़ रखा है। एटम्स और न्यूक्लियाई वाले चैप्टर में हम लोगों ने काफी कुछ इन चीजों के बारे में पढ़ा, राइट। अब हम लोग आगे की बात कर रहे हैं, यानी कि जब एटम्स कंबाइन होकर के सॉलिड बनाते हैं, कोई क्रिस्टल फॉर्म कर रहे होते हैं, तो उन क्रिस्टल्स के लिए यही ढेर सारे एनर्जी लेवल, हर एक एटम का अपने अपने एनर्जी लेवल्स है।
आपने पढ़ रखा है, ठीक। तो ऐसे जब ढेर सारे एटम्स, करोड़ों अरबों खरबों की संख्या में जब एटम्स कंबाइन होकर के क्रिस्टल फॉर्म करते हैं, तो उन सब के अपने अपने एनर्जी लेवल्स होते हैं। और कंबाइंड फॉर्म में जब इसी पिक्चर को हम लोग देखते हैं, तो एकदम अलग ही तरह का नेचर यहां पर दिखाई पड़ने लगता है। उसी को एनर्जी बैंड्स कहा जाता है। तो एनर्जी बैंड का सिंपल सा मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स। तो आइए देखते हैं। एन आइसोलेटेड एटम हैज वेल डिफाइंड एनर्जी लेवल्स। कोई एक सिंगल एटम है, तो उसका अपना जो एनर्जी लेवल है वो हम लोग खूब अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। हाउएवर व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सच एटम्स गेट टुगेदर टू फॉर्म अ सॉलिड, these individual energy levels overlap एंड गेट कंप्लीटली मॉडिफाइड। यानी कि जब ढेर सारे एटम्स की बात करते हैं, तो ये एनर्जी लेवल्स जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाते हैं, और यहीं पर एनर्जी बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। इनसाइड द क्रिस्टल ईच इलेक्ट्रॉन हैज अ यूनिक पोजीशन। हर एक इलेक्ट्रॉन का बेटा अपना यूनिक पोजीशन है। एंड नो टू इलेक्ट्रॉन्स हैव एग्जैक्टली सेम पैटर्न ऑफ द सराउंडिंग चार्जेस। यानी कोई भी ऐसा दो इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे जिनका सराउंडिंग का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा हो। यानी सभी एक इंडिविजुअल, सभी में एक अलग तरह का पैटर्न फॉर्म होता है। ईच इलेक्ट्रॉन विल हैव डिफरेंट एनर्जी लेवल। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी लेवल है वो डिफरेंट होता है ना। यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स अगर हम कंपेयर करेंगे, तो एनर्जी लेवल कभी भी आपको सेम मिलने वाला नहीं है। इंस्टेड ऑफ डिस्क्रीट वैल्यू ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द एनर्जी वैल्यूज लाई इन सर्टेन रेंज। यानी कि एक सर्टेन एनर्जी होने की कंपैरिजन में यहां पर एक एनर्जी रेंज देखने को मिलता है, राइट। The collection of these closely packed energy levels are said to form an energy band. यही जो आपके एनर्जी लेवल्स हैं, इन्हीं का जो कॉम्बिनेशन है, पैक्ड फॉर्म में जो कॉम्बिनेशन है, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग एनर्जी बैंड्स का नाम दे रहे हैं। तो एनर्जी बैंड्स की बात किसी एक इलेक्ट्रॉन, किसी एक एटम के लिए हम लोग नहीं करते। दैट इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ एनी सॉलिड। किसी सॉलिड के लिए ही एनर्जी बैंड्स को हम लोग डिफाइन कर रहे होते हैं। अब बैंड्स के फॉर्म में आ जाते हैं, इसके टाइप्स पर आ जाते हैं। भाई बैंड्स के आपके बेसिक दो टाइप हो गए। सबसे पहला है बेटा वैलेंस बैंड, और दूसरा है कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड जनरली वो होता है जो फुल्ली फिल्ड होता है, ठीक है। वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये वो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट आगे करने वाले हैं, राइट। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन्स को भी सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है। जब इनको एनर्जी आप दोगे, तब ये एक्साइट होकर हायर लेवल पर जाएंगे, यानी कि कंडक्शन बैंड में जाएंगे। जब तक इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में है, ये न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, न्यूक्लियस को छोड़कर मूव नहीं कर पाता। लेकिन जब ये मूव करके चला जाएगा आपका कंडक्शन बैंड में, नाउ दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव। अब ये इलेक्ट्रॉन पूरे उस एटम में मूव करेगा, है ना, वो उस सॉलिड में मूव करेगा, और उसकी वजह से वो वहां पर करंट में कंट्रीब्यूशन अपना दे सकता है, राइट। सो टू टाइप्स ऑफ सच बैंड्स फॉर्म्ड इन सॉलिड्स आर कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड, सॉरी वैलेंस बॉन्ड एंड कंडक्शन बैंड, है ना। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड, इस तरह के दो बैंड्स फॉर्म हो जाते हैं। द बैंड फॉर्म्ड बाय फिल्ड एनर्जी लेवल्स इज नोन एज वैलेंस बैंड। तो देखो वैलेंस बैंड आपका जो है वो लगभग फिल्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। यानी कि वैलेंस बैंड अगर आप देखोगे, तो देखो हर एक में आपके दो दो जो है इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी फिल्ड है। तो वैलेंस बैंड जनरली फिल्ड होता है, वेयर एज पार्शियली फिल्ड और अनफिल्ड बैंड इज नोन एज कंडक्शन बैंड। जबकि ये जो कंडक्शन वाला बैंड होता है, ये कंडक्शन बैंड या तो पार्शियली फिल्ड होगा, इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहां पर आएंगे, या कोई और डोनर एटम आएगा जो इसको इलेक्ट्रॉन्स यहां पर दे देगा, राइट। अदरवाइज नहीं देगा, तो ये इस तरीके से खाली होंगे। तो ये जो नीचे बेटा बने हुए हैं, दीज बैंड्स आर वैलेंस बैंड्स। ये हमारे वैलेंस बैंड्स हैं, जबकि ये वाले जो हैं वो कंडक्शन बैंड्स हैं। तो देखो कॉम्बिनेशन ऑफ एनर्जी लेवल्स है। एनर्जी लेवल देखो ढेर सारे एनर्जी लेवल्स है, ये उनका कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां भी कॉम्बिनेशन। तो ये हो गया वैलेंस बैंड, और ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। द टू बैंड्स आर जनरली सेपरेटेड बाय अ गैप दैट इज नोन एज एनर्जी गैप, या इसी को फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहा जाता है। क्योंकि वैलेंस बैंड देखो इनकी एनर्जी कम है, कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज्यादा है, तो इन दोनों के बीच का ये जो गैप है, जिसको Eg से डिनोट किया गया है, इसी को एनर्जी गैप कहा जाता है, या इसी को हम लोग फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन एनर्जी गैप ऐसा नाम भी हम लोग दे सकते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ दिस
energy gap, different materials behave as conductors, semiconductors and insulators. यानी कि यही जो बैंड गैप है, इसी के बेसिस पर हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर्स की कैटेगरी बनाते हैं। अब आप खुद सोचो, अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ये जो एनर्जी का गैप है ये बहुत ज्यादा हो, इसका मतलब वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को जब बहुत ज्यादा एनर्जी दोगे तभी वो जाकर कंडक्शन करवा पाएगा, तभी वो कंडक्शन बैंड में जाएगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए? इट शुड बी द प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर। लेकिन अगर इनके बीच का जो गैप है वो कंपैरेटिवली कम हो, यानी कि थोड़ी एनर्जी दे दे, इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कंडक्शन बैंड में चला जाए, तो ये प्रॉपर्टी बेटा किसकी है? सेमीकंडक्टर की। लेकिन अगर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का एनर्जी गैप बहुत ही ज्यादा कम कम हो, या ये दोनों पार्शियली ओवरलैप कर जाए, तो सबसे बढ़िया, यानी वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन तुरंत कंडक्शन बैंड में अगर पहुंच सकता है, तो ये प्रॉपर्टी आप खुद सोचो किसकी है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर, राइट। तो इसी बैंड गैप के बेसिस पर ही हम लोग कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफाइन करते हैं। द इंसुलेटर्स हैव जनरली लार्ज एनर्जी गैप, इंसुलेटर का एनर्जी गैप ज्यादा होता है, वेयर एज कंडक्टर्स डू नॉट हैव एनी सच गैप, कंडक्टर्स में ऐसा कोई गैप नहीं होता है। सेमीकंडक्टर्स हैव ए स्मॉल एनर्जी गैप, सेमीकंडक्टर में छोटा सा स्मॉल एनर्जी गैप होता है। अब आ जाइए फॉर्मेशन ऑफ होल आपको सिखाते हैं, क्योंकि इस पूरे इलेक्ट्रॉनिक्स में दो तरह के चार्ज की समझ लो बात किया जाएगा। एक तो मेन है जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, सबको पता है। अब बात आई सर दूसरा क्या होगा? क्या सर यहाँ प्रोटॉन वर्ड यूज होता है? नहीं, प्रोटॉन की ही जगह पर समझ लो यहां पर एक वर्ड होता है जिसका नाम है होल। तो सर ये होल क्या है? बेटा होल एक एम्प्टी स्पेस है जहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा, उस खाली जगह को हम लोग होल का नाम देते हैं। और ये होल इमेजिनरी है, ये होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा होता है। यानी इस इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पूरे चैप्टर में आप समझ लो प्रोटॉन वर्ड हमें कहीं यूज नहीं करना है, आप उसकी जगह पर होल वर्ड यूज कर सकते हो। ठीक है, ये समझने के लिए आपको बता रहा हूं। ठीक है, बाकी ओरिजिनली थ्योरी क्या है आइए देखते हैं। देखो 0 केल्विन पर अगर हम लोग बात करते हैं, 0 केल्विन मतलब जब एब्सोल्यूट टेम्परेचर की वैल्यू 0 हो जाए। एब्सोल्यूट तो आप जान ही रहे हैं केल्विन में मेजर किया जाता है। अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर 0 है तो नो इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। देखो इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी हीट के फॉर्म में जनरली हम लोग देते हैं, सबसे आसान तरीका है हीट के फॉर्म में आप एनर्जी दो, राइट। तो यहां पर हमसे यही कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर 0 केल्विन के बराबर है तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड की तरफ भाई साहब नहीं जाने वाला है। इट मींस जर्मेनियम एंड सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एट 0 केल्विन बिहेव्स एज अ इंसुलेटर। तो ये 0 केल्विन पर 0 केल्विन पर ये जो है दोनों ही किसकी तरह बिहेव करते हैं? दे बिहेव एज इंसुलेटर। ये आप लोगों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेटा पूछा जा सकता है कि भाई 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर का नेचर क्या है? सेमीकंडक्टर बिहेव्स लाइक अ इंसुलेटर एट 0 केल्विन, क्योंकि जरा भी एक्स्ट्रा एनर्जी इनके पास नहीं है कि ये वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड तक इलेक्ट्रॉन्स को ले जा पाए, राइट। अब आइए आगे की बात करते हैं। अच्छा यहां पर एक चीज और देखो, वैलेंस बैंड हमारा फुल्ली फिल्ड है, लेकिन जो कंडक्शन बैंड है वो फुल्ली एम्प्टी है। ये एकदम क्या है भैया? ये एकदम खाली है, जबकि ये कैसा है? ये हमारा फुल्ली फिल्ड है। ये देखिए फुल्ली फिल्ड। फुल्ली फिल्ड से मतलब बेटा ये है कि वैलेंस बैंड का एक भी इलेक्ट्रॉन अभी कंडक्शन बैंड में जा नहीं पा रहा है। यहां बगल में आपको ये दिखाया गया है कि अगर मैं किसी सिलिकॉन या जर्मेनियम किसी की भी बात करूं तो दोनों की वैलेंसी 4 होती है, राइट। दोनों के ही पास आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर यहां पर जैसे मान लो ये एक सिलिकॉन का एटम है, राइट। तो सिलिकॉन क्या करेगा? सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर और एक यहां पर। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपने बगल वाले जो सिलिकॉन है उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ बॉन्डिंग करेंगे। ये देखिए, तो इनकी और इनकी क्या हो गई? बॉन्डिंग हो गई। बिल्कुल इसी तरीके से ये भी है, इसके पास भी बेटा 4 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन, भाई सभी के पास 4 4 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से ये बॉन्डिंग करते हैं। ये देखो इस तरह की ये बॉन्डिंग आप लोगों ने केमिस्ट्री में खूब पढ़ी होगी। ठीक है, ये वाला लेक्चर देख के आपको थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री की याद आ सकती है, राइट। देखो भाई अब यहां पर क्या होगा? इन्होंने अपना बॉन्ड बनाया, इन्होंने अपना बॉन्ड बनाया, ये भी ऊपर बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये भी बॉन्ड बनाएगा, ये सब बॉन्ड बना लेंगे।
तो इन सभी के सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं बेटा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी एक भी इलेक्ट्रॉन यहां इसका खाली नहीं है। अगर एक भी इलेक्ट्रॉन बेटा खाली होता तो वो इधर उधर फ्री होकर के किसी और से बॉन्डिंग कर सकता था, है ना। लेकिन यहां पर मेरे प्यारे बच्चों ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में बिजी है, एक भी इलेक्ट्रॉन भाई साहब यहां पर खाली नहीं है। ठीक है, तो सर फिर क्या किया जाए सर? ये तो कंडीशन है 0 केल्विन पर, राइट। अब अगर आपने थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाया, थोड़ा सा टेम्परेचर अगर आपने बढ़ाया, ठीक है, सेमीकंडक्टर के केस में, तो होगा क्या? इस वैलेंस बैंड से देखो, वैलेंस बैंड से ये जो सर्टेन इलेक्ट्रॉन गायब दिख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स कहां पहुंच जाएंगे? कंडक्शन बैंड में। ये कब हुआ, कैसे हुआ? ये बाय प्रोवाइडिंग सर्टेन हीट हुआ। हीट प्रोवाइड करने से सेमीकंडक्टर कुछ कुछ कंडक्टर की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्साइट होकर के कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं। तो पढ़िए, when temperature of germanium and silicon semiconductor increases, then some electron gains thermal energy due to thermal agitation, यानी थर्मल एनर्जी इसको मिली है, ठीक है, उसकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स में वाइब्रेशन, उनकी अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, ठीक है, वाइब्रेशन बढ़ गया उनका, एंड जंप द कंडक्शन बैंड फ्रॉम वैलेंस बैंड, लीविंग बिहाइंड इक्वल नंबर ऑफ होल्स इन द वैलेंस बैंड। तो ये जो चार दिख रहे हैं बेटा, ये खाली स्पेस है जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं। सो दीज आर नोन एज होल्स। इन्हीं एम्प्टी स्पेस को ही हम लोग होल्स का नाम देते हैं। और यहां पर आप देख सकते हो कंडक्शन बैंड में, अब ये जो कंडक्शन बैंड है ये हमारा पार्शली फिल्ड हो गया। एक कंडक्शन बैंड बेटा अब यहां पर खाली नहीं है। नाउ दिस कंडक्शन बैंड इज पार्शली फिल्ड। इसीलिए कंडक्शन बैंड की डेफिनेशन में भी यही कहा गया है कि या तो पार्शली फिल्ड होगा या तो अनफिल्ड होगा, खाली होगा या थोड़ा मोड़ा भरा होगा। यानी कि इसमें, इसके अंदर अब क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर गए हैं, ठीक है। as shown, this deficiency of the electron is called holes। यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की कमी हुई, जो खाली स्पेस बना, उसी खाली स्पेस को होल का नाम दिया गया। द होल बिहेव्स एज एन apparent फ्री पार्टिकल विद इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज। देखो अपेरेंट लिखा है, इसका मतलब आपको साफ होना चाहिए कि ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है चीजों को समझने के लिए। तो ये अपेरेंटली ऐसा बिहेव कर रहा है कि यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है यहां पर, राइट। सो ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है, यानी प्रोटॉन की तरह ये बिहेव कर रहा होता है। तो होल्स के पास बेटा वो सारी प्रॉपर्टीज हैं जो किसी प्रोटॉन की होती हैं, राइट। चल, अब टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की हम लोग बात करें। सेमीकंडक्टर जो होता है बेटा, अगर सेमीकंडक्टर एकदम प्योर है, प्योर का मतलब क्या होता है कि सिर्फ सिलिकॉन के ही अगर वहां पर एटम्स हैं तो हम लोग बोलेंगे कि भैया ये प्योर है, या केवल जर्मेनियम का है तो हम लोग बोलेंगे प्योर है। तो एकदम प्योर सेमीकंडक्टर का नाम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है 0 केल्विन पर आपके इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, वो हम लोगों ने अभी पढ़ा था। तो जरा पढ़ो, सम कॉमन सेमीकंडक्टर्स आर ऑफ टू टाइप्स, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक वेरी प्योर सेमीकंडक्टर, और एक्सट्रिंसिक जो होते हैं इनमें कुछ डोपिंग किया जाता है। सही है सर, ये डोपिंग क्या है बेटा? डोपिंग का मतलब, मान लो सिर्फ सिलिकॉन का ही सेमीकंडक्टर है पूरा, लेकिन अगर उसमें हम लोग कोई एक इम्प्योरिटी डाल दे, कोई एक एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल दे, वो पेंटावेलेंट हो सकता है 5 वैलेंसी वाला, या फिर वो ट्राईवेलेंट हो सकता है 3 वैलेंसी वाला, ठीक है। तो जैसे नाइट्रोजन हो सकता है, या फिर आपका ट्राईवेलेंट में आप एल्यूमिनियम ले सकते हो। इस तरह का अगर कोई एलिमेंट हम लोगों ने डाल दिया तो वहां पर कुछ नए तरह के सेमीकंडक्टर्स फॉर्म हो जाते हैं, उनकी कंडक्टिविटी में कुछ इंक्रीज आ जाता है। उसी को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नाम देते हैं एक्सट्रिंसिक। तो इंट्रिंसिक का सिंपल सा मतलब आप निकाल सकते हो, वेरी प्योर सेमीकंडक्टर। वेरी प्योर सेमीकंडक्टर, बहुत ही ज्यादा प्योर सेमीकंडक्टर जो है वो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाता है। जबकि एक्सट्रिंसिक जो होते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज डोप्ड सेमीकंडक्टर। इनको हम लोग डोप्ड सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। सर ये डोप्ड का मतलब क्या है? ठीक है, डोप्ड का मतलब है मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब हम लोग पेंटावेलेंट या ट्राईवेलेंट एलिमेंट डालते हैं, जिसको डोपेंट कहा जाता है, तो उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। और उसके बाद जो सेमीकंडक्टर है वो हमारा एक्सट्रिंसिक या डोप्ड सेमीकंडक्टर कहलाता है। तो बेसिकली यहां पर दो तरह के सेमीकंडक्टर हो गए, इंट्रिंसिक
और दूसरा नाम क्या हो गया बेटा, एक्सट्रिंसिक। ठीक, जर्मेनियम और सिलिकॉन आर द टू मोस्ट कॉमनली यूज्ड सेमीकंडक्टर मटेरियल। इन्हीं दो की हम लोग सबसे ज्यादा बात कर रहे हैं क्योंकि इनके पास सेमीकंडक्टर की बहुत अच्छी तगड़ी प्रॉपर्टी होती है। अब आ जाओ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर सर क्या है, तो वही वेरी प्योर वाला। देखो, प्योर सेमीकंडक्टर इज इन विच the conductivity is caused due to charge carrier made available within the material are called intrinsic semiconductor। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेरी प्योर होते हैं और इनमें जो भी कंडक्टिविटी आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इसके अपने एटम की वजह से आएगी। यानी सिलिकॉन सिलिकॉन जैसा अभी मैंने आपको बॉन्ड सब बनाकर दिखाया था, है ना, अगर आप हीट करोगे उसको तो वो बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे। वही इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो वहां पर थोड़ा मोड़ा कंडक्शन करवा पाएंगे, राइट। तो देयर आर नो फ्री चार्ज कैरियर अवेलेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में कोई चार्ज कैरियर अवेलेबल यहां पर नहीं है क्योंकि 0 केल्विन पर बता चुके हैं हम आपको कि करंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। हाउएवर व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड स्लाइटली, जब आप थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ाओगे, सम ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड्स इन द मटेरियल गेट ब्रोकन ड्यू टू थर्मल एजिटेशन एंड फ्यू इलेक्ट्रॉन्स बिकम फ्री। यानी कि जब थोड़ा सा टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो कुछ बॉन्ड टूटेगा, कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। इन ऑर्डर टू फिल द वैकेंसी क्रिएटेड इन बाय द एब्सेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड टूटने पर जो इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हुई, जो इलेक्ट्रॉन खाली हुआ, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर लोकेशन, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द other position move to this location and create a vacancy at another place called hole। कहने का मतलब, मान लो एक बॉन्ड टूटा, ये इलेक्ट्रॉन यहां से गया, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से गया तो यहां इस खाली जगह पर क्या फॉर्म हो जाएगा, होल। होल पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। इस होल के पास दूसरा कोई इलेक्ट्रॉन आएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ अट्रैक्टेड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इस होल की तरफ आएगा। जैसे ही आएगा इलेक्ट्रॉन इस जगह को तो ऑक्यूपाई कर लेगा, लेकिन ये वाली जगह बेटा खाली हो जाएगी, तो यहां पर फिर से होल पहुंच जाएगा। तो आप या तो ये कहो कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आया, या तो इनडायरेक्टली तुम ये समझ लो कि होल यहां से यहां पर आ गया है। तो यहां पर दो तरीके से कंडक्शन होगा, यानी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के थ्रू और होल्स के फ्लो के थ्रू। द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विद इन द मटेरियल रिजल्ट इन कंडक्शन। यानी कि इलेक्ट्रॉन और होल्स का ये जो मूवमेंट है यही वहां पर कंडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। An intrinsic semiconductor behaves as a perfect insulator at 0 Kelvin। 0 Kelvin पर ये जो इंट्रिंसिक वेरी प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह बेटा बिहेव कर रहे होते हैं। अब आ जाओ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं। द सेमीकंडक्टर इन विच कंडक्टिविटी इज कॉज्ड ड्यू टू चार्ज कैरियर्स मेड अवेलेबल फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स बाय एडिंग इम्प्योरिटी फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। यानी कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या हुए भाई, जिनमें हम लोग कुछ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इम्प्योरिटी क्या होती है, ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है और ऐड करने के बाद ये जो सेमीकंडक्टर है इसमें थोड़ी सी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना, ये कंडक्टर की तरफ थोड़ा थोड़ा बढ़ना स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एडिंग इंप्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब ही क्या था, इंप्योरिटी को ऐड करना। द इंप्योरिटी एडेड इज जनरली फ्रॉम थर्ड ग्रुप और फिफ्थ ग्रुप। ये जो इंप्योरिटी आप ऐड करोगे या तो वो थर्ड ग्रुप का होगा या तो वो फिफ्थ ग्रुप का होगा, यानी ट्राईवेलेंट होगा या तो वो पेंटावेलेंट होगा। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डोपेंट। डोपेंट जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, पेंटावेलेंट या फिर ट्राईवेलेंट। पेंटावेलेंट 5 वैलेंसी, 5 वैलेंसी में एग्जांपल देखो है आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस। नाइट्रोजन का यूज नहीं करते हैं बेटा क्योंकि नाइट्रोजन वैसे भी इनर्ट होता है, ठीक है। फिर आता है ट्राईवेलेंट, जैसे इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम ये ट्राईवेलेंट हो गए, और पेंटावेलेंट जो हो गया वो हमारा, ये भी एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। अब मैटर ये सर, ये ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट यूज करने से होता क्या है बेटा, जैसे ही पेंटावेलेंट डालोगे, जरा सोचो, सिलिकॉन जो था उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन थे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 4, ठीक है। वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 के साथ अपना बॉन्डिंग करके मजे में खुश थे। जैसे ही तुमने पेंटावेलेंट डाला, अब पेंटावेलेंट जो एलिमेंट है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई साहब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, 5। तो 4 की तो बॉन्डिंग हो जाएगी, एक इलेक्ट्रॉन अभी भी फ्री रह जाएगा। तो जब पेंटावेलेंट एलिमेंट डालोगे ना तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, और वही इलेक्ट्रॉन है जो पूरे उस सेमीकंडक्टर में मूव करेगा और ये वहां पर कंडक्टिविटी क्रिएट कराएगा। यानी हर एक डोपेंट एटम से एक इलेक्ट्रॉन हमको फ्री मिल जाएगा जो वहां पर कंडक्टिविटी क्रिएट कर रहा होगा, राइट। तो ये यहां पर
एन टाइप सेमीकंडक्टर का जनरेशन होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्लो करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं? डोपेंट से। वो भी कौन सा? पेंटावेलेंट डोपेंट जो हमने डाला है ना, उससे जो इलेक्ट्रॉन्स आए हैं, ठीक है, वही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर कंडक्टिविटी क्रिएट करेंगे। तो एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का जनरेशन हुआ जिसका नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर। बिल्कुल इसी तरीके से अगर उसी सिलिकॉन वाले स्ट्रक्चर में बेटा ट्राईवेलेंट इंप्योरिटी डाल दे, मान लो हमने बोरॉन या इंडियम में से, एल्यूमिनियम में से कोई एक यूज कर लिया, तो अब क्या होगा? इनकी वैलेंसी है 3 जबकि सिलिकॉन की कितनी थी? 4। तो जब इनकी वैलेंसी 3 है तो 3 तो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे, लेकिन चौथी जो जगह बची है उस जगह पर खाली जगह हो गई। अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन होता तो वो सिलिकॉन के चौथे इलेक्ट्रॉन के साथ भैया बॉन्डिंग कर लेता, लेकिन यहां तो है ही नहीं, इसके पास तो 3 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वहां पर एक खाली जगह बन जाएगी। उसी खाली जगह को ही इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या नाम दिया जाता है? मैंने आपको समझाया था, दैट इज नोन एज होल्स। तो यही वो होल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, और ये होल्स जो है वो पूरे सर्किट में इधर उधर मूव कर रहे होंगे। तो जब आप पेंटावेलेंट की डोपिंग करोगे ना, जब आप पेंटावेलेंट की डोपिंग करोगे तो उससे यहां पर जनरेशन होगा एन टाइप सेमीकंडक्टर का। एन टाइप सेमीकंडक्टर का जनरेशन होगा। और अगर आप ट्राईवेलेंट की डोपिंग करोगे तो उसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर। देखो, एन टाइप लिखने का मतलब है निगेटिव टाइप। निगेटिव मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू सारा खेल हो रहा होगा, और पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब यहां पर जो सारा खेल होगा वो होल्स के थ्रू होगा। पी मतलब पॉजिटिव, ठीक है, तो यहां पर होल्स के थ्रू सारा खेल हो रहा होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स देने वाला कौन था बेटा? यहां पर इलेक्ट्रॉन हमें देगा कौन? डोपेंट, यानी जिसको हमने डाला है वो डोपेंट ही यहां पर इलेक्ट्रॉन्स में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। लेकिन यहां पी टाइप में अगर बात करें तो होल्स को कंट्रीब्यूट करने वाला भी कौन है? डोपेंट, ठीक है, यहां भी डोपेंट का ही सारा खेल है। यानी कि जब हमने ट्राईवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डाली है तब सारा खेल स्टार्ट हुआ है। इसीलिए ये दोनों कैटेगरी जो है, ये दोनों कैटेगरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। इफ एन आई इज द डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स, यानी किसी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यानी डोपिंग करने से पहले अगर चार्ज डेंसिटी एन आई के बराबर है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी अगर एन आई के बराबर है, ठीक है, एन ई एंड एन एच आर द डेंसिटीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एंड द होल्स इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। डोपिंग करने के बाद होल्स होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी हो गई है एन ई। देखो, डेंसिटी का मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे ही NH हो गया बेटा होल्स के लिए। तो यहां पर हमसे कह रहे हैं देन सिलेक्शन अमंग देम, कह रहे हैं इन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, तो यहां पर इनके बीच का एक रिलेशन हमें मिल जाता है, Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले के थ्रू हम ये पता कर सकते हैं कि भाई डोपिंग होने के बाद कितने इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म हुए हैं या कितने होल्स फॉर्म हुए हैं। तो Ne इंटू NH यानी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स। यानी डोपिंग करने से पहले कितने चार्ज कैरियर्स थे, डोपिंग हो जाने के बाद एक्सट्रिंसिक में कितने चार्ज कैरियर्स है, इनका प्रोडक्ट और इनका प्रोडक्ट जो है आपस में बराबर था। तो Ne इंटू NH बराबर Ni स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला आपको मिला जिससे इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स बेटा बन सकते हैं। अब आ जाओ एन टाइप सेमीकंडक्टर देखते हैं। सर ये एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? तो बेटा जब पेंटावेलेंट इंप्योरिटी को मिक्स किया जाता है, व्हेन पेंटावेलेंट इंप्योरिटी लाइक फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक, जब इनको मिक्स किया जाता है, इट इज डोप्ड इन प्योर सिलिकॉन और जर्मेनियम, देन कंडक्टिविटी ऑफ द क्रिस्टल इंक्रीजेस ड्यू टू सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये जो सरप्लस इलेक्ट्रॉन्स है, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है, वो कहां से आए हैं? डोपेंट से। एंड सच अ क्रिस्टल इज सेड टू बी एन टाइप सेमीकंडक्टर व्हाइल इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड द डोनर एटम्स। यहां पर जो इम्प्योरिटी वाले जो एटम्स हैं, जो पेंटावेलेंट एटम्स आपने डाले हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको हम लोग डोनर एटम्स का नाम देते हैं, क्योंकि इन्होंने ही इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए हैं।
राइट। Thus in n type semiconductor charge carriers are negatively charged electrons। यहां पर n टाइप में जो चार्ज कैरियर हैं वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड डोनर लेवल लाइज नियर द बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। यानी कि क्योंकि यहां पर ये जो बैंड है, ये जो डोनर एटम है, ये डोनर एटम किसका था भाई? पेंटावेलेंट का। यही है जो इलेक्ट्रॉन देने वाला है और यही है जो वहां कंडक्शन कराने वाला है। इस वजह से कंडक्शन बैंड के पास जो डोनर एटम होता है उसका एनर्जी लेवल होता है। तो जो डोनर अगर कंडक्शन बैंड के पास होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन बहुत इजीली दे पाएगा, तभी तो इलेक्ट्रॉन इजीली दे पाएगा। ठीक है, जबकि यहां पर क्या है, ये हमारा वैलेंस बैंड है। ठीक है, वैलेंस बैंड से वो दूर होता है। ठीक है, डोनर जो है वो कंडक्शन बैंड के पास होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर में। ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डायग्राम है। पूछा जाता है आप लोगों से कि एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर दिखाओ। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी में कौन है जो इलेक्ट्रॉन्स मतलब कंडक्शन कराएंगे? तो मैं लिख रहा हूं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होते हैं यहां पर? इलेक्ट्रॉन्स। जबकि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? यानी माइनॉरिटी में कौन है भैया? होल्स। राइट। यहां माइनॉरिटी में होल्स हैं और मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्योंकि मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है इसीलिए इसको हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम देते हैं। अब एक चीज देखो, इस एनर्जी लेवल डायग्राम में क्या खेल हुआ है। खेल बेटा ये हुआ है, देखो, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन। यानी कि यहां का जो एक इलेक्ट्रॉन है उसको इतनी सफिशिएंट एनर्जी मिल गई थी कि वो एक्साइट होकर कहां पहुंच गया बेटा? कंडक्शन बैंड में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जब टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा, देखो 0 केल्विन पर अगर है तब तो इधर से एक भी इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने वाला नहीं है, ये आपको पता है। राइट। लेकिन अगर टेम्परेचर ग्रेटर देन 0 केल्विन है तो सर्टेन टेम्परेचर आने के बाद यहां से एक इलेक्ट्रॉन, इनमें से किसी भी एक लेवल से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन का खुद का है जो यहां से एक्साइट होकर यहां गया है। ठीक है, लेकिन बाकी सारे इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं वो किसने दिया बेटा? वो सब डोनर ने दिया है। यानी ये जो डोनर है यही मेन कारण है यहां पर कंडक्टिविटी के इंक्रीज होने का। तो जब आपने पेंटावेलेंट एटम डाला, हर एक एटम एक इलेक्ट्रॉन में कंट्रीब्यूट कर रहा है पेंटावेलेंट का। राइट। तो ढेर सारा, क्योंकि इसका एनर्जी लेवल इसके एकदम पास है, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की केवल एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो ये एनर्जी बहुत इजीली मिल जाती है। राइट। और ये जो यहां पर आपको देखो कितने हैं, दो, दो चार, दो छह, दो आठ, दो 10। राइट। 10 में से केवल एक इलेक्ट्रॉन इधर से आया था, बाकी 9 इलेक्ट्रॉन्स किसने दिए होंगे भाई साहब? वो इलेक्ट्रॉन डोनर ने दिया होगा। राइट। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर का कभी भी एनर्जी लेवल डायग्राम बनाने को है तो इस तरीके से प्यारा डायग्राम बनाइएगा, अच्छे से एक्सप्लेन करते हुए। ये डोनर का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना इसमें आपको मार्क्स मिलने वाले नहीं है। राइट। नेक्स्ट है बेटा पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है भाई साहब? पी टाइप में हम ट्राइवेलेंट की डोपिंग कराएंगे। पढ़ो जरा। व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। व्हेन ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी सच एज एल्यूमिनियम, indium, boron, gallium, etc. is doped in pure germanium or silicon, then conductivity of the crystal increases due to deficiency of electrons, that is hole। यहां पर जो सारा खेल है वो इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी का है, यहां पर सारा खेल होल्स का है। एंड सच अ क्रिस्टल इज सेड टू बी पी टाइप सेमीकंडक्टर व्हाइल द इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर्स। यहां पर इम्प्योरिटी एटम्स जो हैं वो एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए थे तो वो कैसे थे? वो डोनर एटम्स कहला रहे थे। लेकिन यहां पर वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे। भैया उनके पास ट्राइवेलेंट है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे जिसकी वजह से वहां पर होल्स क्रिएट हो रहे होंगे। राइट। तो वो एक्सेप्टर की तरह बिहेव कर रहे होंगे। हेंस इन पी टाइप सेमीकंडक्टर द चार्ज कैरियर्स आर होल्स। यहां पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, फिर से अगर कोई पूछे कि भाई मेजॉरिटी में यहां पर चार्ज कैरियर कौन है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर की अगर कोई बात आपसे पूछे तो यहां पर मेजॉरिटी में होते हैं होल।
राइट। माइनॉरिटी में कोई पूछे चार्ज कैरियर कौन है भाई साहब, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अगर कोई पूछे तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स, राइट। एक्सेप्टर लेवल लाई नियर द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड, यानी कि एक्सेप्टर का जो लेवल है इस बार वो वैलेंस बैंड के बहुत ज्यादा करीब है। अब देखो इस बार क्या होगा, अगर मैं पी टाइप की बात करूं तो ये रहा वैलेंस बैंड, ये रहा कंडक्शन बैंड, ठीक है। वैलेंस बैंड में आप देख सकते हैं कि यहां पर होल्स हमें दिखाई पड़ रहे हैं, राइट। और यहां पर बहुत कम कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है। जबकि एक्सेप्टर का जो एनर्जी लेवल है वो हमारा वैलेंस बैंड के बहुत ज्यादा करीब है, यानी वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर आपका एक्सेप्टर का एनर्जी लेवल है। जबकि पीछे वाले में क्या था, डोनर का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के पास था, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए थे। यहां पर तो ये होल्स डोनेट कर सकता है, यानी होल्स का मतलब ये एम्प्टी स्पेस, ये तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन हटे हैं वो सब इस एक्सेप्टर एटम के पास है, लेकिन वो कंडक्शन बैंड में पहुंच नहीं पाए। एक आध पहुंच गया है गलती से ऊपर, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक्सेप्टर के पास है, ठीक है। इसने होल्स प्रोवाइड किए, इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या दिया, होल, खाली जगह, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं ये भी T ग्रेटर देन 0 केल्विन पर है, यानी कि टेम्परेचर यहां पर भी 0 केल्विन से ऊपर है, अदरवाइज इधर से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एक भी जा ना पाता। क्लियर है बेटा। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर का एनर्जी लेवल डायग्राम है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, अच्छे से प्रिपेयर करना। फिर आ जाओ सेमीकंडक्टर डायोड, जिसको हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक प्योर सेमीकंडक्टर लेंगे, जैसे मान लो ये सिलिकॉन का एक प्योर सेमीकंडक्टर है, और इस प्योर सेमीकंडक्टर में एक तरफ ट्राईवेलेंट की डोपिंग कराएंगे और एक तरफ पेंटावेलेंट की डोपिंग कराएंगे, जिसकी वजह से एक तरफ जो है पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा और एक तरफ एन टाइप सेमीकंडक्टर फॉर्म हो जाएगा। यानी एक बात ध्यान रखना, सेम क्रिस्टल में, ये देखो ये सेम क्रिस्टल है, इसी सेम क्रिस्टल में आधे में हमने क्या किया, पी टाइप बनाया और आधे में हमने एन टाइप बनाया। पहले ये सिलिकॉन का था, हमने डोपिंग कराई, एक तरफ पी टाइप एक तरफ एन टाइप, यही हमारा पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। यही है बेटा जो पीएन जंक्शन डायोड बनेगा। इसी को सिंबल के फॉर्म में हम लोग कुछ ऐसा दिखाते हैं, इसका सिंबल कुछ इस तरीके से होता है, ये P को रिप्रेजेंट करता है, ये N को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड कुछ इस तरह से बनेगा। दूसरी बात, अगर ये P टाइप बना है तो P टाइप में मेजॉरिटी में कौन होते हैं बेटा, होल्स। P टाइप में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं, बाकी एक दो माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी पड़े होंगे। N टाइप में मेजॉरिटी में कौन होगा भाई साहब, इलेक्ट्रॉन्स, बाकी यहां भी एक दो आपको होल्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको हमेशा पी और एन टाइप दिखाना होता है, मेजॉरिटी दिखाओ होल्स की पी में, यहां मेजॉरिटी दिखाओ इलेक्ट्रॉन्स की, इसमें माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन है, इसमें माइनॉरिटी में एक दो होल्स आप दिखा सकते हैं। सेमीकंडक्टर हैविंग पी टाइप इंप्योरिटी एट वन एंड एंड एन टाइप इंप्योरिटी इन द अदर एंड, ठीक है। पी टाइप इंप्योरिटी का मतलब समझ लो भाई, पी टाइप इंप्योरिटी कहने का मतलब ट्राईवेलेंट, पी टाइप कहने का मतलब ट्राईवेलेंट, और एन टाइप इंप्योरिटी कहने का मतलब पेंटावेलेंट। एग्जांपल मैं पीछे दे चुका हूं आपको, राइट। पेंटावेलेंट impurity at the other end is known as p-n junction diode. The junction at which p and n semiconductor combine is called p-n junction. जिस जगह पर यहां पर दोनों कंबाइन हो रहे हैं, इसी जगह पर एक रीजन क्रिएट होता है, ये रीजन, इसी रीजन को डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। इसी रीजन का नाम बेटा क्या है, दिस रीजन इज नेम्ड एज डिप्लीशन रीजन। यही डिप्लीशन रीजन कहलाता है क्योंकि इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं होता है, या तो यहां पर न्यूट्रल एटम्स हैं, ठीक है, या तो इमोबाइल चार्जेस है, मतलब चार्ज अगर होएगा भी तो ऐसा होगा जो मूव नहीं कर सकता, सिर्फ चौकीदारी करेगा वहां खड़े होकर के, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहां से या होल जो है वो मूव नहीं कर पाएगा। अभी क्या होता है पूरी पिक्चर आपको आगे मैं समझाता हूं। पी टाइप रीजन में मेजॉरिटी में होल्स होते हैं और एन टाइप रीजन में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये मैं पहले ही आपको समझा चुका था। अब यहां पर फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन लेयर और पोटेंशियल बैरियर समझा रहे हैं कि आखिर क्या हो रहा है। देखो, जब पी टाइप सेमीकंडक्टर्स इधर बनाया, एन टाइप इधर बनाया, पी टाइप में ढेर सारे होल्स हैं, एन टाइप में ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो भैया इलेक्ट्रॉन्स को खजाना दिख रहा है इधर,
और इधर के जो होल्स हैं उनको खजाना दिख रहा है इधर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल्स की तरफ आना चाहते हैं और होल्स इलेक्ट्रॉन्स की तरफ जाना चाहते हैं, बिकॉज अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, सबको पता है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन्स होल्स को देखते हैं तो टूट पड़ते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन्स एकदम से दौड़ पड़े होल्स की तरफ। तो यहां पर देखो, ये पी टाइप में ढेर सारे होल्स हैं, यहां पर ढेर सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स हैं। इधर के इलेक्ट्रॉन्स एकदम टूट पड़े, ये देखो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं लाइन से, ढेर सारे एंटर कर गए, और इधर के ढेर सारे होल्स इधर की तरफ एंटर कर गए। तो यहां पर देखो होल्स दिखाई पड़ रहे हैं। अब जैसे ही ये काम हुआ, आप सबने एक मूवी धमाल मूवी देखी होगी, उस धमाल मूवी में क्या था कि भाई पता चला कि एक गार्डन है, वहां बड़े से डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। जैसे ही पता चला भाई साहब, पांचों इंडिविजुअली, पांचों सब जो है दौड़ पड़े उसी बड़े से डब्लू के नीचे 10 करोड़ रुपए ढूंढने के लिए, है ना। लेकिन जब पता चला, उस पार्क में पहुंचने के बाद ये पता चला कि भाई साहब हम भी, रितेश देशमुख भी आ गए हैं, जावेद जाफरी भी आ गए हैं, उधर संजय दत्त भी आ गए हैं, सब लोग इकट्ठा हो गए। अब सबने ये सोचा कि साला हम आए थे तो अकेले लूटने, लेकिन यहां तो 5 लोग पहले से पहुंच चुके हैं, तो अकेले तो अब हम लूट नहीं पाएंगे। तो ऐसा करो, 5 लोग आपस में जो है डिवाइड कर लेते हैं, 2-2 करोड़ रुपए हम सब लोग ले लेंगे। आदि मानव भी उसमें 2 लोग थे, आपको याद होगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जब 5 लोग पहुंच गए तो पांचों ने मिलकर प्लान बनाया। ये इन सबकी मन की भावनाएं मैं आपको बता रहा हूं। अब ये सब तो टूट के पहुंच गए, अब इन्होंने सोचा यार हम लोग तो आ ही गए हैं, तो ये खजाना हम ही लोग लूट लेंगे, लेकिन और किसी को अब हम यहां एंटर करने नहीं देंगे। ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि हम तो आ गए, फर्दर अब किसी को एंट्री हम नहीं देंगे। इसकी वजह से बेटा यहां पर निगेटिव खड़े हो गए। सब आए थे लूटने, लेकिन अब क्या करने लगे, चौकीदारी। अब ये यहां पे चौकीदारी कर रहे हैं, सारे निगेटिव यहां खड़े हो गए, सारे पॉजिटिव यहां खड़े हो गए कि अब हम किसी को आने नहीं देंगे। जब निगेटिव इधर और पॉजिटिव इधर खड़े हुए तो बेटा अंदर एक क्या क्रिएट हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ क्रिएट हुई है, और इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम होता है बैरियर फील्ड। पूरी पिक्चर तुम्हें समझाते हैं यहां पे हो क्या रहा है। ये जो मैंने ऑरेंज कलर से फील्ड दिखाई, इस फील्ड का नाम क्या है भाई साहब, बैरियर फील्ड। सबसे पहले मैं इस रीजन के बारे में बता दूं, ये जो रीजन है, इसी रीजन को डिप्लीशन रीजन कहा जाता है। यही डिप्लीशन लेयर कहलाता है, क्योंकि इस रीजन में या तो न्यूट्रल एटम्स है। भाई सोचो, इधर से कौन आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इधर से कौन आ रहे हैं, होल्स। तो ये होल्स आए, ये इलेक्ट्रॉन्स आए, मान लो कुछ टकरा गए, जो सीधे टकरा गए, इलेक्ट्रॉन और होल्स जो सीधे टकराए, वो तो कंबाइन हो गए, और कंबाइन होके उन्होंने न्यूट्रल एटम फॉर्म कर लिया। तो इस वाले रीजन में या तो न्यूट्रल एटम्स है, या तो जो इलेक्ट्रॉन होल्स हैं वो चौकीदारी कर रहे हैं। मतलब यहां कोई भी मूवेबल चार्ज बेटा नहीं है, ध्यान से सुनो, मूवेबल चार्ज नहीं है। या तो न्यूट्रल एटम है, या तो चौकीदारी करने वाले इमोबाइल, इमोबाइल मतलब जो मूव ना कर पाए, इमोबाइल आयंस खड़े हुए हैं, राइट। इसी वजह से इस रीजन का नाम हम डिप्लीशन रीजन बोलते हैं। डिप्लीशन का मतलब होता है खाली। तो ऐसा रीजन जहां पर पॉजिटिव कोई चार्ज पार्टिकल नहीं, मतलब चार्ज पार्टिकल से खाली है, किसी मूवेबल चार्ज पार्टिकल से खाली है, राइट, उसको हम डिप्लीशन रीजन का नाम दे सकते हैं। तो ये जो फील्ड है बेटा, इस फील्ड को बैरियर फील्ड कहते हैं। क्यों? क्योंकि अब जरा सोचो, ये जो फील्ड है, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा यही चाहती है कि पॉजिटिव चार्ज मेरी डायरेक्शन में चले और निगेटिव चार्ज मेरे अपोजिट डायरेक्शन में चले। ये कॉन्सेप्ट चैप्टर 1 से आपको सिखाता आ रहा हूं, राइट। तो जरा सोचो, यहां पर जो होल्स हैं, पी टाइप में जो ढेर सारे होल्स हैं, ये सारे होल्स भी उधर की तरफ जाना चाहते हैं। ठीक है भैया, इनमें भी तो अट्रैक्शन है, ये भी उधर की तरफ बेटा जाना चाहते हैं, लेकिन ये जैसे ही जाते हैं, ये बैरियर फील्ड जो है ये क्या करती है, उनको वापस ठेल देती है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जाने की थोड़ी भी कोशिश, ये जो होल्स हैं थोड़ी भी इधर जाने की कोशिश करते हैं, ये बैरियर फील्ड कहती है चलो चलो इधर चलो, वापस चलो वापस चलो। ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा भी इधर आने की कोशिश करते हैं, बैरियर फील्ड कहती है तुरंत भागो अंदर, अंदर चलो। तो कहने का मतलब ये खुद तो आ गए लूटने, लेकिन अब ये और किसी को आने नहीं दे रहे हैं, ये चौकीदारी कर रहे हैं, इसीलिए इनको हम लोग बैरियर फील्ड का नाम देते हैं। तो यहां पर बैरियर फील्ड आ गया, यहीं पर बेटा बैरियर पोटेंशियल आ गया। देखो, जहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पोटेंशियल डिफरेंस जरूर होगा, और आप सबको चैप्टर 1 में चैप्टर 2 में सिखा चुका हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो माइनस का dv/dr के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, तो पोटेंशियल डिफरेंस डीवी भी वहां पर जरूर होगा। उसी डीवी को, ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कंपैरिजन में इसके करस्पॉन्डिंग जो वहां पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बैरियर पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर का नाम दे रहे होते हैं।
राइट। बाकी ये पूरी कहानी है, इस कहानी को आप पढ़ सकते हैं। डिप्लीशन रीजन जो होता है बेटा वो 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के रेंज में होता है। ये जो रीजन है वो 10⁻⁻6 सेंटीमीटर के रेंज में हो रहा होता है। बाकी ये कहानी पढ़ लेना, ठीक है। देखो ये कहानी पूछी नहीं जाती है, लेकिन इसके फंक्शनिंग को समझने के लिए ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना इसके आपको फील नहीं आएगा। पीएन जंक्शन ऐसे बना सकते हो या फिर सिंबल उसका कुछ इस तरीके से होता है, ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। अब देखो बैरियर पोटेंशियल की अगर मैं बात करूं तो हर एक सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू अलग है। बेटा सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल जो है 0.2 वोल्ट के बराबर है, जबकि जर्मेनियम के लिए, जबकि सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट के बराबर है। तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम जनरली हम लोग ऐसे यूज करते हैं, पहले सिलिकॉन की बात करते हैं। तो ध्यान रहो कि बैरियर पोटेंशियल जो है वो सिलिकॉन का ज्यादा है, यानी पहले ज्यादा है बाद में कम है। तो 0.7 वोल्ट और इधर 0.2 वोल्ट। अगर मैं आपसे पूछूं यार बैरियर एनर्जी कितनी है, बेटा अगर वोल्टेज पता, अगर पोटेंशियल डिफरेंस पता, एनर्जी पूछे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दो, है ना। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं बैरियर की एनर्जी कितनी है भाई जर्मेनियम के लिए, तो 0.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मैं आपसे कहूं सिलिकॉन के लिए एनर्जी कितनी है बैरियर एनर्जी, तो आपको बताना चाहिए 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। इसी के करस्पॉन्ड देखो यहां पे कह रहे हैं कि डिप्लीशन लेयर की जो विड्थ है वो 10⁻⁻7 सॉरी -6, ठीक है, सेंटीमीटर के रेंज में होता है, सेंटीमीटर के रेंज में होता है। अब कह रहे हैं बैरियर फील्ड कितनी है भाई। देखो बैरियर फील्ड जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन डिस्टेंस के बराबर है। डिस्टेंस 10⁻⁻6 है तो उसको हम लोग यहां पर यूज कर लेंगे। तो 0.2 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻6, तो ये आएगा 2 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर। देखो बहुत ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं सिलिकॉन के लिए देखूंगा तो 7 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकलकर आ गई है, ठीक है। तो इतनी बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है, सोचो कितनी ह्यूज इलेक्ट्रिक फील्ड है। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर क्रिएट हो जाती है कि हम फर्दर इलेक्ट्रॉन्स के या होल्स के डिफ्यूजन को रोक देंगे। अब यहां पर दो टर्म्स बेटा शुरू हो जाएंगे। अगर मेजॉरिटी चार्ज इधर से उधर जाना चाहता है तो इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है, और अगर माइनॉरिटी इधर से इधर जाना चाहे तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट नाम देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा सोचो, ये जो बैरियर फील्ड है ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर को तो नहीं जाने दे रही, बट यहां पर माइनॉरिटी में कौन रहे होंगे, एक दो होल्स, एक होल यहां पर, एक होल यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। तो ये क्या करेगा, होल्स को तो खींच के इधर कर देगा, माइनॉरिटी को तो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इस यहां पे इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन मेजॉरिटी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। क्लियर है। यहां पर ये बैरियर फील्ड की वैल्यू आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर आगे बता रहे हैं फॉरवर्ड बायस। ये बायसिंग क्या होती है बेटा, पीएन जंक्शन जो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इस पीएन जंक्शन में एक सर्टेन बैरियर क्रिएट हो गया है। अब अगर आपको इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाना है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स यहां फ्लो करवाना ही है इसके थ्रू, तो आपको वो बैरियर एनर्जी को क्रॉस करना पड़ेगा, अदरवाइज वो इलेक्ट्रॉन इधर से उधर या उधर से इधर नहीं आ पाएगा। देखो केवल माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स या होल्स के इधर उधर हो जाने से कोई बहुत ज्यादा करंट तो बेटा प्रोड्यूस होने वाला नहीं है, राइट। तो इसलिए हम लोग यहां पर एक प्रोसेस पढ़ते हैं जिसका नाम है बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब होता है इस पीएन जंक्शन से बैटरी को कनेक्ट करना। तो आप देखो अगर ये पीएन जंक्शन डायोड है, पी को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दूं और एन को निगेटिव से कनेक्ट कर दूं, देखो वोल्ट मीटर और एक एमीटर जोड़ा है, तो ये आप समझ रहे हो, वोल्ट मीटर पैरेलल में जुड़ता है, एमीटर सीरीज में जुड़ता है, तो ये एक मिली एमीटर हमने जोड़ दिया। मिली एमीटर इसलिए क्योंकि करंट की वैल्यू यहां एम्पियर्स में कभी आएगी नहीं, यहां तो बहुत कम करंट आना है, तो मिली एम्पियर में करंट बेटा यहां पर आ रहा होता है 10⁻³ एम्पियर के रेंज में, राइट। तो एक अगर पी टाइप को आप पॉजिटिव से जोड़ो, एन टाइप को निगेटिव से जोड़ो, सिंपल अगर डायग्राम इसका बताएं हम, तो आप ऐसे भी बना सकते हो कि भैया ये पी टाइप है, ये एन टाइप है, हमने पी को जोड़ा पॉजिटिव से, एन को जोड़ा हमने निगेटिव से, तो ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। ये पी है, ये है ना, ये फॉरवर्ड बाइसिंग कहलाती है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में सर होगा क्या, फॉरवर्ड बाइसिंग में ये होगा बेटा कि यहां पर सोचो जो बैरियर फील्ड आती थी वो कुछ इस तरह की थी, मैंने पीछे समझाया था आपको, राइट। अब जब तुमने सेल से जोड़ा तो सेल का प्लस इधर है माइनस इधर है, तो एक ये फील्ड हो गई, ये सेल की वजह से आउटर फील्ड है, और ये यहां पर इनर फील्ड बैरियर फील्ड जो थी। बैरियर फील्ड और आउटर फील्ड आप देख लो अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। इसकी वजह से आउटर फील्ड और बैरियर फील्ड में क्योंकि दुश्मनी है भैया, अपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों एक दूसरे का अपोज कर रही हैं। लेकिन आउटर फील्ड इतनी ज्यादा है कि वो बैरियर फील्ड पर भारी पड़ गई और बैरियर फील्ड दब गई। बैरियर फील्ड के दब जाने से क्या होगा, वो जो डिप्लीशन वाला वो जो रीजन है वो रीजन पतला हो गया, जो रीजन चौड़ा था,
जो रीजन की थिकनेस 10⁻⁻⁶ के रेंज में थी, अब वो और कम हो जाएगी। और सोचो अगर दो कंट्रीज, मान लो ये पी और एन दो कंट्रीज है, अगर दो कंट्री के बीच का वो जो एलओसी वाला रीजन होता है ना, बॉर्डर वाला जो रीजन होता है, जनरली बॉर्डर 8-10 किलोमीटर के रेंज में होता है बेटा, अगर वो बहुत कम हो जाए, सोचो केवल 100 मीटर का रीजन है, ठीक है, केवल 100 मीटर का रीजन अगर है, तो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में अगर कोई आतंकवादी जाना भी चाहे तो उसके लिए आसान हो जाएगा, अगर वो बॉर्डर का रीजन कम हो जाए तो, है ना। वो भैया चांस अपना बनाएगा कि हाँ इधर से दौड़ते हुए अपना धड़धड़ा के चले जाएंगे। हालांकि उस 100 मीटर के रेंज में दिक्कत तो बहुत है, क्योंकि धड़धड़ 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 AK-47 चल रही होगी वहां पे, राइट है, खूब गोलियां एकदम धड़ाधड़ चल रही। लेकिन अगर 100 मीटर कोई दौड़ गया एक बार, जो उसमें समय साथ दे गया, अगर वो दौड़ गया तो पार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर सोचो वही रीजन 2 किलोमीटर का हो, और वो कितना भी तेज दौड़े यार, 2 किलोमीटर दौड़ने में टाइम तो लगेगा, है ना। और उस पूरे रीजन में खतरा तो है ही, क्योंकि देखते ही गोली मार देगी, चाहे इधर की कंट्री हो चाहे उधर की कंट्री हो। तो अल्टीमेटली बेटा वही काम यहां पर होता है। अगर डिप्लीशन रीजन का थिकनेस कम हो गया, यानी कि यहां पर कंडक्टिविटी कंपैरेटिवली बढ़ जाएगी, क्योंकि यहां पर अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स का इधर से उधर मूव कर जाना बेटा आसान हो गया। In this arrangement, positive terminal of the battery is connected to P end and negative terminal of the is connected to N end of the crystal. तो पॉजिटिव P से नेगेटिव N से क्या हो रहा है वो मैंने आपको यहां पर समझाया। Within the junction diode, current is due to both type of majority charge carriers, but in external circuit it is due to electrons only. कह रहे हैं देखो ये जो पीएन जंक्शन है, इधर से होल्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, ठीक है, ये देखो बैरियर फील्ड है, ये देखो एक्सटर्नल फील्ड है, और यहां पर हमने एक्सटर्नल सर्किट जोड़ा है, देखो पॉजिटिव नेगेटिव है। तो होगा क्या कि एक्सटर्नल सर्किट में केवल इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करता है, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल दोनों ही फ्लो कर रहे होंगे, क्योंकि ये जो फॉरवर्ड बाइसिंग है, फॉरवर्ड बाइसिंग जरा सोचो, ये वाली जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है ना कि पॉजिटिव चार्ज मेरे साथ मेरी डायरेक्शन में चले। तो पॉजिटिव चार्ज में कौन है यहां पर? होल। तो ये होल्स के मोशन को सपोर्ट कर रहा है, इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपने अपोजिट मूव करा रहा है, यानी कि ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो का सपोर्ट करता है। यानी फॉरवर्ड बाइसिंग किसका सपोर्ट करेगा? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को सपोर्ट करता है, माइनॉरिटी को अपोज करता है, ये माइनॉरिटी को मूव नहीं करने देगा, है ना। द करंट इज ड्यू टू डिफ्यूजन। अब देखो यहीं पे वर्ड क्या यूज हुआ? डिफ्यूजन। डिफ्यूजन यूज ही किसके लिए होता है? मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के लिए, राइट। थ्रू द जंक्शन एंड इज ऑफ ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स। यहां पर मिली एम्पियर्स के ऑर्डर में करंट फ्लो होगा। तो ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि करंट अब 10 एम्पियर और 5 एम्पियर का फ्लो हो जाएगा, नहीं, क्योंकि ये क्या है? सेमी कंडक्टर है। सेमी कंडक्टर में करंट कंडक्टर्स के जैसा कभी भी नहीं होगा, लेकिन हम जुगाड़ लगा रहे हैं, कुछ ऐसा करें हम कि भैया कंडक्टिविटी बढ़ जाए। तो ये तो है कि भैया इसमें कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है, ये अपना 0 केल्विन पर सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन इधर उधर ज्यादा कुछ हो नहीं पाएगा, ठीक है। अब आ जाओ रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग का मतलब है पी को कनेक्ट करो नेगेटिव से, एन को कनेक्ट करो पॉजिटिव से। अब इसके होने से होगा क्या? देखो ऐसा करने से क्या हो जाएगा? ये था हमारा पीएन जंक्शन, इधर पी था इधर एन था, हमने पी को कनेक्ट किया नेगेटिव से, एन को हमने कनेक्ट किया इस तरीके से पॉजिटिव से। होगा क्या? एक बैरियर फील्ड देखो यहां पहले से थी, ये बैरियर फील्ड है, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, जिसकी वजह से इधर पॉजिटिव आया इधर नेगेटिव आया, तो एक एक्सटर्नल फील्ड बेटा पॉजिटिव से नेगेटिव ये भी हो गई। ये हमारी एक्सटर्नल फील्ड है और ये हमारी बैरियर फील्ड है। और आप देखो इस बार एक्सटर्नल फील्ड और बैरियर फील्ड दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं, और अगर दोनों एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे तो अब ये जो डिप्लीशन रीजन है भैया, ये तो और चौड़ी हो जाएगी। तो जो बॉर्डर पहले 8 किलोमीटर का था, अब वो बॉर्डर 80 किलोमीटर का हो गया भाई साहब। अगर बॉर्डर 80 किलोमीटर का हो गया तो अब तो इधर से उधर जाना बिल्कुल असंभव जैसा हो गया। यानी कि जब हम रिवर्स बाइसिंग कर देते हैं तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इधर से इधर या इधर से इधर कतई मूव नहीं कर पाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो उनका इधर से इधर या इधर से उधर जाना मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन को पूरी तरीके से ये एकदम खत्म कर देता है, पूरी तरीके से अपोज करता है रिवर्स बायसिंग में, राइट। तो जब भी रिवर्स बायस हो रहा होगा, देखो ये जो डिप्लीशन रीजन है इसका जो थिकनेस है, ये थिकनेस बेटा इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से सर्किट का इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और करंट का फ्लो होना बहुत ही ज्यादा कठिन हो जाता है इन दिस सिचुएशन। बाकी यहां कहानी लिखी है, आप पढ़ सकते हैं। Within the junction diode, the current is
due to both type of minority charge carriers but in external circuit it is due to electrons only। यहां पर जो भी करंट होगा मेजॉरिटी को तो फ्लो होने नहीं देगा, यहां पर जो भी करंट होगा वो किसकी वजह से, माइनॉरिटी की वजह से। माइनॉरिटी का जो इधर उधर जो मोशन होता है उसको हम लोग क्या नाम देते हैं, ड्रिफ्ट। तो यहां पर जो करंट होता है वो ड्रिफ्ट करंट है और ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू इतनी कम होती है कि उसको हम लोग मिली में नहीं, उसको हम माइक्रो में मेजर करते हैं। तो देखो यहां डायग्राम में होगा देखो माइक्रो एमीटर यानी 10⁻⁻6 एम्पियर के रेंज में यहां पर जो है करंट जनरेट होता है, जबकि उसमें मिली एमीटर था, ठीक है, तो 10⁻³ के रेंज में था, लेकिन यहाँ पे 10⁻6 के रेंज में है क्योंकि मेजॉरिटी तो मूव करने ही नहीं देगा, यहाँ पे सिर्फ माइनॉरिटी ही मूव करेगा। द करंट इज ड्यू टू लीकेज ऑफ द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थ्रू द जंक्शन एंड इज वेरी स्मॉल ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एमीटर, राइट, माइक्रो एम्पियर। तो माइक्रो एम्पियर के रेंज में भाई साहब करंट होता है, क्यों होता है वो मैं आपको समझा चुका हूं। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इसको हम पीएन जंक्शन डायोड के लिए कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ इज अ वेरी सिंपल वोल्टेज करंट ग्राफ, है ना। करंट और वोल्टेज के बीच का बेटा ग्राफ होता है। इधर की तरफ फॉरवर्ड बायस की बात कर रहे हैं, इधर की तरफ हम रिवर्स बायस की बात कर रहे हैं। जब आप फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक बनाओगे तो होगा क्या, देखो जैसे यहां पर अभी वोल्टेज कितना है, 0 के बराबर, 0 से बढ़ते 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 यहां कहीं पे 0.7 आएगा, है ना। तो ये हम लोग किसके लिए बना रहे होंगे, ये हम लोग सिलिकॉन के लिए बना रहे हैं। ये दिस ग्राफ इज मेड फॉर सिलिकॉन। अगर ये जर्मेनियम के लिए होता तो भाई साहब 0.3 से हम बना देते इसी को, है ना, 0.3 से हम आगे अपना कर रहे होते। तो अब आप ये लोग यहां पर देखो इस ग्राफ में क्या किया बेटा, 0.7 वोल्ट तक करंट की वैल्यू कितनी है, 0। क्यों, क्योंकि बैरियर पोटेंशियल कितना है, 0.7 वोल्ट। यानी कि जब तक एक्सटर्नल बैटरी का पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा नहीं होगा तब तक कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे आप सोचो बैरियर पोटेंशियल जो है वो 0.7 वोल्ट का है, मतलब इधर से उधर जाने के लिए इलेक्ट्रॉन को मिनिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना चाहिए, 0.7 वोल्ट का। अगर हमने बैटरी जोड़ी है 0.2 वोल्ट की, क्या होगा, बैटरी 0.2 वोल्ट की एनर्जी दे रही है लेकिन रिक्वायर्ड है 0.7 वोल्ट, तो भैया इलेक्ट्रॉन इधर से उधर या होल इधर से उधर जा नहीं सकता मेरे प्यारे बच्चों। तो इस वजह से जब तक वो 0.7, जब तक वो बैरियर पोटेंशियल उसको मिल नहीं जाता तब तक इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू लगभग लगभग 0 रही। आप चाहो तो हल्का सा बढ़ा भी सकते हो लेकिन लगभग लगभग वो 0 ही रहेगी। इसके बाद से करंट जो है काफी तेजी से इंक्रीज हो जाता है क्योंकि जैसे ही बैरियर पोटेंशियल क्रॉस होगा अब मेजॉरिटी चार्ज कैरियर धड़ाधड़ उधर से इधर मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, ठीक है। रिवर्स बायस के केस में देखो क्या होगा, रिवर्स बायस के केस में जरा आप देखिए, क्योंकि नीचे जो हम करंट दिखा रहे हैं वैसे भी हम माइक्रो एम्पियर में दिखा रहे हैं, यहां पे करंट देखो मिली एम्पियर में दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये करंट फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ हो गया। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में आओ। रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ में जब आप निगेटिव वोल्टेज करते हो यानी कि रिवर्स बायसिंग आप कराते हो, धीरे धीरे वोल्टेज आप बढ़ाते हो, तो वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के मोशन का तो सपोर्ट करता है। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर उधर से इधर की तरफ या इधर से उधर की तरफ मूव करना स्टार्ट कर जाएंगे, जिनकी वजह से करंट बहुत हल्का सा करंट देखो बढ़ेगा, हल्का सा करंट बढ़ेगा। हालांकि करंट जो बढ़ भी रहा है नीचे की तरफ, जो बढ़ भी रहा है निगेटिव करंट जो बढ़ भी रहा है वो भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही है, तो इसको भी हम लोग नाम दे देते हैं कई बार रिवर्स सैचुरेशन करंट। दिस इज नेम्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। इसको हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट का बेटा नाम दे देते हैं। और एक सर्टेन वोल्टेज आने के बाद, एक सर्टेन ब्रेक डाउन वोल्टेज आने के बाद अब क्या होगा, देखो रिवर्स वाले केस में हो क्या रहा होगा जरा सोचो, मैं आपको दिखाता हूं। रिवर्स वाले केस में बैरियर फील्ड और ये जो आउटर फील्ड है दोनों एक दूसरे का सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों ही फील्ड्स क्या चाहती हैं कि इधर से जो होल्स हैं वो इधर आ जाएं, इधर से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर की तरफ आ जाएं। लेकिन इन इलेक्ट्रॉन और होल्स पर ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो बैरियर फील्ड अगर आप बढ़ाते जाओगे और ये एक्सटर्नल फील्ड आप बढ़ाते जाओगे भाई साहब, तो इसको झेल कौन रहा है, मॉलिक्यूल। भाई मॉलिक्यूल पे स्ट्रेच बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि ये भी चाहता है होल्स इधर जाए, ये भी चाहता है होल्स इधर जाए, इलेक्ट्रॉन्स को भी अपोजिट भेजना चाहता है। तो जो वहां पर इस वाले रीजन में जो न्यूट्रल एटम्स पड़े थे उन न्यूट्रल एटम्स पर फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहते हैं, होल्स इधर जाना चाहते हैं, राइट। तो बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, फोर्स बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल
टूट जाएगा। जैसे ही न्यूट्रल वाला मॉलिक्यूल यहां वाला टूटा, डिप्लीशन रीजन में न्यूट्रल मॉलिक्यूल थे ना, स्टार्टिंग में मैंने बताया था न्यूट्रल एटम्स, तो न्यूट्रल एटम्स जैसे ही टूटेंगे तुरंत इलेक्ट्रॉन और होल्स बल्क में प्रोड्यूस हो जाएंगे। जैसे ही बल्क में प्रोड्यूस होंगे, अब करंट की वैल्यू थर्ड से बढ़ जाएगी। इसी रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, और इसी को जीनर वोल्टेज भी नाम दिया जाता है। इसी को जीनर वोल्टेज या जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज भी नाम दिया जाता है। जीनर ब्रेक डाउन वोल्टेज भी नाम इसको दिया जाता है, या आप इसको रिवर्स वोल्टेज ब्रेकडाउन वोल्टेज, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, ऐसा भी नाम आप इसको दे सकते हो। पढ़ो, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या है? इट इज द रिवर्स वोल्टेज एट विच पीएन जंक्शन ब्रेक्स डाउन विद सडन राइज इन रिवर्स करंट, यानी करंट की वैल्यू सडनली बढ़ जाती है ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ द न्यूट्रल एटम्स। राइट, बिल्कुल इसी तरीके का कुछ ब्रेकडाउन आप लोगों ने कैपेसिटर प्लेट्स में जब हम डाइलेक्ट्रिक को डालते हैं तो वहां भी पढ़ा है, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। कुछ उसी तरह का ब्रेकडाउन बेटा यहां पर भी हो रहा है। और आपको देखकर एक बात समझ में आ रही होगी कि ये नॉन ओमिक सर्किट है। पीएन जंक्शन डायोड कैसा सर्किट है बेटा? नॉन ओमिक, क्योंकि ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। सर आपको कैसे पता चला? कैसे पता चला सर आपको? क्योंकि भैया ग्राफ चेक कर लो, स्ट्रेट अलाइन नहीं है। ये नॉन ओमिक सर्किट होता है, राइट? क्योंकि अगर ये ओमिक सर्किट होता तो ग्राफ बेटा स्ट्रेट लाइन होता, लाइक दिस, इस तरीके ग्राफ होता, लेकिन ऐसा ग्राफ यहाँ नहीं है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं होता है। ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड में रेजिस्टेंस इज नॉट कांस्टेंट। इसीलिए यहाँ पर एक नए टर्म का शुरुआत होता है जिसका नाम है डायनेमिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो डायनेमिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? द रेशियो ऑफ चेंज इन द फॉरवर्ड वोल्टेज अक्रॉस द डायोड एंड रिजल्टिंग चेंज इन द करंट, यानी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई के ये जो रेशियो है, इसी रेशियो को हम लोग नाम देते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस का, या इसी को एसी रेजिस्टेंस भी नाम दिया जाता है। सर इस वाले डायग्राम में दिखाओ, इस डायग्राम में कैसे पता चलेगा बेटा? देखो, अगर मैं कुछ ऐसा देख लूं, ये देखो, दिस इज चेंज इन व्हाट? करंट, this is delta I and this is change in voltage, this is delta V। तो यहां पर डायनेमिक रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करते हैं डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, यानी चेंज इन करंट अपॉन चेंज इन वोल्टेज। मतलब इस तरीके से आप डिफाइन करोगे तो डेल्टा V अपॉन डेल्टा I इज डिफाइंड एज डायनेमिक रेजिस्टेंस। आई होप आप लोगों को एक एक चीज समझ में आ रही है। अब यहीं पर एक और ब्रेकडाउन होता है जिसका नाम है एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, एवलांचे ब्रेकडाउन का मतलब क्या है? इफ द रिवर्स बायस इज मेड सफिशिएंटली हाई, अगर आप रिवर्स बायस वोल्टेज को बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड नियर द जंक्शन ब्रेक डाउन। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड किसके हैं बेटा? न्यूट्रल एटम्स के। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड जिनके टूटने की बात कर रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड किसका है? ये है उन न्यूट्रल एटम्स का, न्यूट्रल एटम्स का, रिलीजिंग फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल्स क्रिएट होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन एंड होल्स गेन सफिशिएंट एनर्जी टू ब्रेक अदर कोवेलेंट बॉन्ड। ये जो टूटे हुए फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, होल्स हैं, इनकी अपनी खुद की एनर्जी इतनी ज्यादा है क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में है बेटा। ये ब्रेकडाउन का काम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, राइट? तो वहां पर इनकी खुद की एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि दूसरे भी कोवेलेंट बॉन्ड्स को तोड़ने का काम करते हैं। हेंस अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स गेट फ्री, द रिवर्स करंट इंक्रीजेस एब्रप्टली टू हाई वैल्यू। ये जो रिवर्स करंट है सडनली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। दिस इज कॉल्ड एवलांचे ब्रेकडाउन एंड मे डैमेज द जंक्शन। जहां ये ब्रेकडाउन हुआ, आपका जो पीएन जंक्शन डायोड है भाई साहब, वो पीएन जंक्शन डायोड हमारा खराब हो जाता है, उसका ब्रेक डाउन हो जाता है। अगली ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, पीएन जंक्शन डायोड का यूज एज अ रेक्टिफायर। सर ये रेक्टिफायर क्या होता है? सर ये रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन का मतलब है प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। एसी का डीसी में कन्वर्ट होना रेक्टिफिकेशन कहलाता है। इसी को हम रेक्टिफिकेशन का नाम बेटा दे रहे होते हैं। सर ये कैसे कन्वर्ट होएगा सर? ठीक है, तो हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, दो फॉर्म में यूज करते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर देखो क्या है, ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला पूरा सर्किट है। आप देखो, ये प्राइमरी सर्किट है बेटा, प्राइमरी कॉइल है, ऑल्टरनेटिंग करंट के सोर्स से जोड़ा। ये सेकेंडरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल में हम लोग यहां पर एक पीएन जंक्शन डायोड जोड़ देंगे। देखो ये जो पीएन जंक्शन डायोड है ना, दिस बिहेव्स एज अ गेट।
जैसे कोई दरवाजा होता है, ये बिल्कुल उस दरवाजे की तरह बिहेव करेगा। अगर दरवाजा खुला है भैया तो हम जा सकते हैं, दरवाजा बंद है तो हम नहीं जा सकते। दरवाजा खुला होना मतलब फॉरवर्ड बायस। अगर पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस्ड है तो वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने देगा कि जाओ भैया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दरवाजा बंद है, यानी कि अगर वो रिवर्स बायस्ड है, तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को फ्लो होने नहीं देगा मेरे प्यारे बच्चों। राइट? तो वही सीन यहां पर होता है कि अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड होगा तो करंट जाने देगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में करंट जाएगा। और अगर ये रिवर्स बायस है तो करंट जाने नहीं देगा, करंट को जीरो कर देगा। अब आप सोचो, क्योंकि यहां पर इनपुट करंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट है, तो भैया यहां पर भी जो आएगा इंड्यूस्ड करंट वो भी इसी तरीके का होगा। अब फर्स्ट हाफ साइकिल में, पहली हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव हुआ और ये वाला निगेटिव हुआ, तो उस समय ये पॉजिटिव हो जाएगा भैया, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये कौन सा बायसिंग हुआ बेटा? ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया। फर्स्ट हाफ साइकिल में जो हमारा डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड हुआ। अगर ये फॉरवर्ड बायस्ड है तो ये करंट जाने देगा। इसका खुद का जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, तो ये करंट को जाने देगा। करंट इस लोड रेजिस्टेंस से जाएगा। लोड रेजिस्टेंस मतलब जहां पर हम आउटपुट लेने वाले हैं। बल्ब हो गया, जैसे नॉर्मली किसी सर्किट में करंट आया नहीं आया, कितना करंट आया, इसको कैसे पता करते हैं? बल्ब लगा दो। अगर बल्ब जल रहा है, ग्लो कर रहा है, मतलब करंट आ रहा है। बल्ब नहीं ग्लो कर रहा मतलब करंट नहीं आ रहा। तो बेटा हम लोग यहां पर एक लोड रेजिस्टेंस, एक आउटपुट रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसी पर हम आउटपुट लेते हैं, इधर इनपुट देंगे, इधर आउटपुट लेंगे। ये इनपुट सर्किट है, ये आउटपुट सर्किट है। राइट? तो यहां से करंट आ रहा है भैया, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, तो कुछ ना कुछ आउटपुट वोल्टेज हमें मिल जाएगा। इससे थोड़ा कम हो सकता है ये वाला, लेकिन कुछ तो मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब अदर हाफ साइकिल होती है मेरे प्यारे बच्चों, जैसे ही हाफ साइकिल हुई, अब मामला यार बदल गया। क्या? ये निगेटिव हुआ और ये पॉजिटिव हुआ। जैसे ये निगेटिव हुआ, ठीक है, ये पॉजिटिव हुआ, अब ये हमारा रिवर्स बायस हो गया। अगर ये रिवर्स बायस है तो अब ये करंट को फ्लो होने नहीं देगा, यानी करंट हमारा कैसा हो जाएगा? जीरो। करंट गायब। तो जरा एक चीज सोचो, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है इसके पास दो प्रॉपर्टी होती है। सबसे पहला, ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो बाई डायरेक्शनल होता है। बाई मतलब दो। तो इसके पास दो डायरेक्शंस होते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। और साथ ही साथ ये फ्लक्चुएटिंग होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, ऑल्टरनेटिंग करंट के पास यही दो खास प्रॉपर्टीज होती है बेटा। इट इज बाई डायरेक्शनल एंड इट इज फ्लक्चुएटिंग, मतलब वेरिएबल करंट होता है। लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं डीसी में, तो डीसी के पास प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? डीसी मस्ट बी यूनी डायरेक्शनल। डायरेक्ट करंट जो है वो कैसा होना चाहिए? यूनी डायरेक्शनल, यानी कि सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। और ये एक कांस्टेंट करंट होना चाहिए। इट मस्ट बी अ कांस्टेंट करंट। तो एक चीज देखो, हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है ना, तो हमें बाई डायरेक्शनल को यूनी डायरेक्शनल कन्वर्ट करना था। जरा चेक करो, ये पॉजिटिव में भी जा रहा है, इनपुट करंट है, ये पॉजिटिव में भी जा रहा है, निगेटिव में भी जा रहा है। ठीक है, तो ये बाई डायरेक्शनल हुआ है। ठीक, आउटपुट देखो, केवल पॉजिटिव में जा रहा है या तो नहीं जा रहा, पॉजिटिव में जा रहा है या तो नहीं जा रहा। अल्टीमेटली एक काम तो हमारा हुआ कि सर यूनी डायरेक्शनल तो कर दिया सर, या तो उधर जाएगा या तो नहीं जाएगा। वापस आने वाला सर कोई सीन आउटपुट में नहीं है। ठीक है, तो यूनी डायरेक्शनल हो गया। हालांकि कांस्टेंट हम नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये वेरिएबल है अभी भी, तो हम कांस्टेंट तो नहीं कर पाए। लेकिन एक चीज तो हुआ यार, एसी से डीसी की तरफ जाने का एक स्टेप तो हम आगे बढ़े। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल तो हमने कर दिया, क्योंकि आधी वेव को देखो, ये हमारी पूरी वेव थी, क्योंकि हमने आधी वेव को रेक्टिफाई कर दिया है, इसीलिए इसका नाम होता है हाफ वेव रेक्टिफायर। ये बेटा आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट बनाओ, थ्योरी में इसको दो चार लाइन में एक्सप्लेन करो, ग्राफ बना के दिखाओ इनपुट आउटपुट में क्या है। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर इसकी देखो, इसका एक साइकिल यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां कंप्लीट हुआ है, ठीक है, और यहां पे दो साइकिल कंप्लीट हुए हैं। आउटपुट में भी बेटा यहां से शुरू हुआ है, यहां खत्म हुआ है। साइकिल वहां पे खत्म माना जाता है जहां से वो रिपीट होना शुरू हो जाए। तो अगर यहां पे मान लोगे तो यहां से रिपीट थोड़ी ना हो रहा है, रिपीट इसके बाद फिर से देखो रिपीट हो रहा है। तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो इसकी भी 2 हर्ट्ज है, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ आउटपुट। जो इनपुट की फ्रीक्वेंसी होगी बेटा वही आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होगी। इनपुट अगर 50 हर्ट्ज पर है तो आउटपुट भी 50 हर्ट्ज ही मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, ये उसकी पूरी कहानी लिखी है, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। ये पीडीएफ से आप इस कहानी को बड़े आराम से पढ़ सकते हो। ये सब मैं आपको समझा चुका हूं। ठीक है, कि यहां पर अल्टीमेटली हो क्या रहा है। कई बार बच्चे मैसेज करते हैं, सर इसके नोट्स कहां मिलेंगे? बेटा पीडब्ल्यू ऐप आपका है। ठीक है, पीडब्ल्यू ऐप में, पीडब्ल्यू ऐप को ओपन करो। ठीक है, बैच सेक्शन में जाओ, बैच सेक्शन में जाओ, उसमें फ्री बैचेस में जाओ, फ्री बैच में जाओ। फ्री बैच में आपको माइंड मैप
का ये बैच मिल जाएगा। फ्री में एनरोल करो, कोई पैसा नहीं लेना, सिर्फ एनरोल में खुद को मतलब उसको टिक करना है। जैसे ही एनरोल पर आप टिक करोगे, फ्री में आप इस बैच में आ जाओगे। जैसे ही आ जाओगे वहां पर आपको ये सारे लेक्चर्स भी दिख जाएंगे, ठीक है, सारे पीडीएफ नोट्स भी मिल जाएंगे हर चैप्टर का। तो जितने भी माइंड मैप सीरीज में लेक्चर्स गए हैं, सारे पीडीएफ नोट्स आपको वहां पर मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्री बैच में खुद को क्या करना है, एनरोल। फ्री बैच एनरोल करना है। जैसे ही करोगे, ढेर सारे वहां पर आपको सारे चैप्टर्स के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। वहां से पीडीएफ में आपको ये पूरा नोट मिल जाएगा। बाकी मैं हट भी जा रहा हूं, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हारे ऊपर है। अब अगला है पीएन जंक्शन डायोड एज अ फुल वेव रेक्टिफायर। अब सर फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा बेटा, फुल वेव में एक डायोड नहीं होगा, इस बार कितने डायोड होंगे, दो। एक डायोड D1 है, दूसरा डायोड D2 है, और लोड रेजिस्टेंस इस बार यहां बीच में पहुंच गया है। बाकी प्राइमरी सेकेंडरी सब कुछ वही है, ठीक है। होगा क्या सर, होगा ये कि अगर इनपुट आपने दिया है ऑल्टरनेटिंग करंट का इस तरीके का, तो जब फर्स्ट हाफ साइकिल होगा तो उसमें ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला निगेटिव होगा। ये पॉजिटिव है तो डायोड D1 हमारा कैसा हो गया, फॉरवर्ड बायस्ड। लेकिन D2 कैसा हो गया बेटा, रिवर्स बायस्ड, है ना। तो D2 तो करंट फ्लो होने नहीं देगा, लेकिन D1 जाने देगा। यहां से करंट ऐसे होते हुए जाएगा, ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, और लोड की तरफ पूरा का पूरा करंट घूम जाएगा, क्योंकि नीचे करंट जाना नहीं है। नीचे ये तो करंट जाने ही नहीं दे रहा, इसमें करंट नहीं जाएगा भाई साहब, लोड में करंट जाएगा। अगर लोड में करंट गया है तो कुछ ना कुछ आउटपुट में तो बेटा मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो इनपुट ऐसा है, आउटपुट में देखो कुछ मिला, ठीक। अब मैं बात करता हूं सर रिमेनिंग हाफ साइकिल में क्या होगा। रिमेनिंग हाफ साइकिल में, रिमेनिंग हाफ साइकिल में क्या होगा, आइए उसकी बात करते हैं। रिमेनिंग हाफ साइकिल में इस बार इधर निगेटिव आएगा, इधर पॉजिटिव आएगा। इस बार ये फॉरवर्ड बायस्ड है, ये तो करंट को जाने देगा, लेकिन इस बार ये वाला करंट को नहीं जाने देगा। तो जो करंट इधर से आया वो फिर से इधर मुड़ जाएगा, ऊपर करंट नहीं जाएगा, ठीक है। लेकिन लोड रेजिस्टेंस के बारे में देखो, लोड रेजिस्टेंस पर क्या फील हो रहा है। लोड रेजिस्टेंस तो यही कहेगा ना भाई साहब, चाहे ये फॉरवर्ड बायस्ड हो, चाहे ये हो, हमको क्या करना, हमारे पास तो करंट इधर ही की तरफ आ रहा है। ये फॉरवर्ड बायस होता है तो भी इधर ही करंट आता है, ये फॉरवर्ड बायस होगा तो भी इधर की ही तरफ करंट बेटा आ रहा होगा। दोनों की वजह से करंट लेफ्ट में ही जा रहा होगा, यानी कि सिंगल डायरेक्शन में करंट आ रहा है। तो इसका मतलब देखो, ये जो ग्राफ है, नीचे वाले को भी इसने पलट दिया ऊपर की तरफ, इसी डायरेक्शन में करंट जा रहा है ना, अपोजिट डायरेक्शन में करंट जा ही नहीं रहा है। इसीलिए देखो यूनी डायरेक्शनल बन गया, हालांकि फ्लक्चुएटिंग है, लेकिन इसने पूरी वेव को रेक्टिफाई कर दिया, इसलिए नाम क्या है बेटा, फुल वेव रेक्टिफायर। अच्छा एक चीज और सुनो, अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी है Fi, तो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी देखो, आउटपुट का एक साइकिल यहीं पे पूरा हो गया, यही पूरा हो गया, है ना। तो जितने में इनका एक साइकिल पूरा हो रहा है यहां पर, उतने में इसका दो साइकिल पूरा हो रहा है। यानी कि आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी है। तो इनपुट फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज की होगी, तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी बेटा 100 हर्ट्ज की हो जाएगी। यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। आई होप आपको ग्राफ समझ में आया होगा। यहां पर वही आपको थ्योरी बता रहे हैं, ये वही चीज मैंने लिखा है कि फुल वेव रेक्टिफायर में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर इनपुट की 50 हर्ट्ज है तो आउटपुट की 100 हर्ट्ज हो जाएगी, यानी कि दैट विल बी डबल, राइट। सो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी को ये पूरा का पूरा चैप्टर, इसका माइंड मैप आपके दिमाग में सेट हो गया होगा। बहुत अच्छी तरीके से, बड़े आराम आराम से मैंने ये चैप्टर को पढ़ाया है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझाया है। 1 घंटे 12 मिनट का वीडियो बन गया है मेरे प्यारे बच्चों, और उम्मीद करता हूं कि ये चैप्टर एकदम अब आपके दिमाग में, है ना, बैठ गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। इस लेक्चर को 2 बार 3 बार रिवाइज कर लो, जितना पढ़ाया है उतना ही सिलेबस में, इतने से 7 मार्क्स का आना है। तो रेक्टिफायर श्योर आपके एग्जाम में आएगा। उधर पीएन जंक्शन डायोड में फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ जो मैंने सिखाया वो आपको आएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। उधर स्टार्टिंग में एनर्जी बैंड सिखाए थे, पी टाइप के लिए, एन टाइप के लिए, कंडक्टर के लिए, इंसुलेटर के लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो वो एनर्जी के बैंड डायग्राम्स आपको बनाने बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। इस लेक्चर को अच्छे से रिवाइज करो, 2 बार 3 बार रिवाइज करो, लेकिन अच्छे से आपको आना चाहिए। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, माइंड मैप सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। माइंड मैप सीरीज में देखो, शुरू से मैंने एक चीज में लेकर चला था इस सीरीज में, मेरे दिमाग में शुरू से था कि दिस सीरीज इज नॉट अ वन शॉट सीरीज। ये वन शॉट लेक्चर्स की सीरीज नहीं है, वो शायद अभी इस चैनल पर अभी आगे आएगी, तो आपको वन शॉट मिलेंगे, या जैसा भी होगा प्लान आगे का
वो मैं अभी नहीं जानता, ठीक है, वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी मिलेगा, राइट। ये माइंड मैप सीरीज आप लोग के लिए जो लॉन्च किया गया था, इसका पर्पस था आपके दिमाग में चैप्टर की एक समरी को बैठाना। इसीलिए मैंने माइंड मैप सीरीज में जितने भी लेक्चर्स लिए हैं वो मैक्सिमम 1 आवर 30 मिनट, इससे ज्यादा मैंने कोशिश किया है एक भी लेक्चर आपका ना जाए, ठीक है। यानी कि ये रिवीजन पर्पस में लेक्चर मैंने बनाए हैं कि जब आपको एग्जाम के टाइम में क्विकली कोई चैप्टर रिवाइज करना, आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है और आपको वो चैप्टर क्विकली रिवाइज करना है, या आप न्यूमेरिकल करने जा रहे हो, आपको चैप्टर क्विकली रिवाइज करना है और फिर न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करने हैं, तो ये माइंड मैप सीरीज उस पर्पस से मैंने बनाई है। और माइंड मैप का मतलब ही यही होता है, ठीक है। माइंड मैप इज नॉट वन शॉट लेक्चर्स। वन शॉट हो सकता है अभी आगे आए, और जब वन शॉट आएंगे अगर मुझे दिया जाएगा तो आपके साथ फिर से मेहनत करेंगे, नहीं तो जो टीचर आएगा वो आपको मस्ती से पढ़ाएगा। पीडब्ल्यू के सारे टीचर्स बहुत औसम है मेरे प्यारे बच्चों। इस सीरीज में मुझे बहुत मजा आया। आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये ओवरऑल माइंड मैप सीरीज, क्योंकि आज लेक्चर ओवर है, अब माइंड मैप सीरीज में तो हम लोग नहीं मिलेंगे आगे, किसी और लेक्चर में हम लोग फिर से मुलाकात करेंगे। तो आप सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि माइंड मैप सीरीज के ये सारे लेक्चर्स आप लोग के लिए किस तरह से हेल्पफुल है, ताकि बाकी सारे बच्चों को भी इसका आइडिया लगेगा जो इस पर नए आते हैं, क्योंकि नए बच्चे जनरली पहले कमेंट्स पढ़ते हैं फिर आगे लेक्चर्स को देखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना अपना फीडबैक जरूर इन लेक्चर्स पर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी किसी और सीरीज में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।